अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ़ इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। शहबाज शरीफ साहब इस वक़्त अपनी जो उनकी मशहूर ज़माना कशकोल है, वो लेके पहुँचे हुए हैं सऊदी अरब और उनका दौरा चल रहा है। उनके साथ उनकी भतीजी साहिबा भी हैं और साथ-साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें दूसरी भी चल रही हैं और ख़ास तौर पे जो 1-2 दिन पहले आपने पढ़ा होगा, जो बातें की हैं इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के साथ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उसके ऊपर हम बात नहीं कर सके, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि उस पर भी थोड़ी-सी ज़रा बात की जाए। लेकिन उससे पहले हस्बे मामूल रमज़ान का जो हमारा मामूल है, एक हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स दुआ करे तो ये ना कहे कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे बख्श दे, बल्कि वो पुख्तगी और इसरार से सवाल करे और बड़ी रग़बत का इज़हार करे, क्योंकि देने के लिए अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ बड़ी नहीं है। यानी आप जब भी उससे माँगे तो ये ना समझें कि ये छोटी है या बड़ी है, वो मालिकुल मुल्क है, वो जो चाहे वो दे सकता है। ये सही मुस्लिम है जी 6812। और जिन-जिन लोगों ने ये हदीस सुनी है उनसे गुज़ारिश होगी कि कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। मुझे यकीन है कि हमारे लिए तोशे आखिरत बन जाएगा। और अब चलते हैं ज़रा हमारे मेहमान गिरामी जनाब सलमान आबिद साहब से बात करते हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम इसरार साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई। मेरा ख़्याल है ज़रा थोड़ा-सा इमरान खान की जो गुफ्तगू हुई है सहाफ़ियों से, उस पे मेरा ख़्याल है शुरू करते हैं, क्योंकि उस पे आपका अभी तक तज़िया मेरे प्रोग्राम में नहीं आया। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर ज़रा बात करें, क्योंकि उन्होंने बहुत सीधी-सीधी बातें की हैं और बड़ी ही वाज़ेह किस्म की। उन्होंने कोई उसमें लगी-लपटी नहीं रखी है। उन्होंने लोगों के नाम भी लिए हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट ऑल? देखिए, बड़े वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब के पैगामात जो हैं, सामने आए हैं। हुँ, पहला पैगाम तो जो उनका ये सामने आया है कि वो हर सतह पर हर किसी से, यानी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हर किसी से बातचीत के लिए तैयार है। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर उनकी हुकूमत के खात्मे के बाद वो जनरल बाजवा से मिल सकते हैं, तो मौजूदा जो इस वक़्त फौजी क़यादत है, उनके साथ भी वो बातचीत के लिए तैयार है। बल्कि आपको याद होगा, एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया कि अली अमीन गंडापुर की कोर कमांडर से मुलाकात हुई है, उस हाँ, पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? तो उस पर उन्होंने कहा कि फ़ौज हमारी है और हम फ़ौज के साथ हैं। ये जो परसेप्शन बिल्ड किया जाता है कि मेरा कोई फ़ौज के साथ बतौर इंस्टीट्यूशन कोई टकराव है, ऐसी हुँ, कोई बात नहीं है। मैं फ़ौज के साथ हूँ। और बल्कि उन्होंने कहा कि जो फ़ौज का सॉफ्ट इमेज है, ये हमारे दौर में ज़्यादा बेहतर था। बल्कि आज वो कहाँ खड़े हैं, ये खुद फ़ौज को या एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए। तो एक बड़े वाज़ेह पैगाम तो उन्होंने दिया है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ-साथ उन्होंने ये कहा है कि जिस अंदाज़ से मामलात चलाए जा रहे हैं और जिस अंदाज़ से 9 मई को बुनियाद बनाकर उस पर उनके खिलाफ एक जिसे कहते हैं मुहिम चलाई गई है, उस पर उनका खासा रद्द-ए-अमल आया है। हुँ, और बल्कि हुँ, उन्होंने कहा कि जो लोग भी प्लान कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन एक अल्लाह ताला का भी मंसूबा होता है, मैं उस पे यकीन रखता हूँ। और बड़े हाँ, वाज़ेह अंदाज में इन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई डील टाइप जो चीज़ है, वो उनकी वो नहीं डिक्शनरी होगी। में शामिल नहीं है। एक तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है कि जी वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ये कोई मीनिंगफुल बातचीत होगी तो फिर चलेगी। अब मैंने ठीक। आपसे प्रोग्रामों में पहले भी कहा था कि जो लोग ये कहते हैं ना कि बातचीत इस नुक्ते पे होगी कि इमरान खान साहब मुल्क से बाहर चले जाएँ, इमरान खान साहब सियासत को खैराबाद कह दें, इमरान खान साहब कुछ अरसे के लिए अपनी ज़बान बंदी कर लें, इमरान खान साहब अपनी पार्टी की आदत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दें, हुँ, ऐसी कोई चीज़ इमरान खान की पॉलिटिकल डिक्शनरी में फिलहाल नहीं है। यानी जो चीज़ उनके ज़हन में है, वो यही है कि जनाब उनके साथ मिलकर काम किया जाए और उनके लिए भी उतना ही आज़ादाना मौका मिलना चाहिए जितना बाकी लोगों के लिए मिल रहा है। उनको हाँ, और ठीक। साथ-साथ उन्होंने गिला ये भी किया है कि उनकी पार्टी के अंदर कुछ लोग जो हैं, वो हुँ, एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते में हैं। अब हाँ, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते का मतलब ये है कि उनको इत्तेमाद में लिए बगैर अगर कोई चीज़ चल रही है, तो उस हुँ, पे उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि बहुत से लोगों ने इसको एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा पकड़ा है और शायद ये तस्वीर बनाने की कोशिश की है कि कोई डील हो रही है या डील हाँ, करने की कोशिश की जा रही है या डील नहीं होगी। मसलन मैं आपको 3-4 बताता हूँ। यानी कि एजाज सैयद साहब हमारे इस्लामाबाद के एक जर्नलिस्ट हैं। हाँ, हाँ, उनके हाँ, बकौल अगर अगर इमरान खान बाज ना आए और रेड लाइन को क्रॉस किया तो उनका अंजाम भी भट्टो की तरह होगा। एक पैगाम हुँ। देने की कोशिश की गई है। और दूसरा उन्होंने पैगाम जो है वो कामरान किया नहीं, कामरान शाहिद ने दिया है। किया उन्होंने। जी, हुँ, जी। दूसरा पैगाम कामरान शाहिद की तरफ से आया कि जनाब 9 मई के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और 9 मई के ऊपर कंप्रोमाइज़ करने का मतलब ये है कि हम नेशनल सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और किसी किस्म के उन्होंने कहा कोई टॉलरेंस नहीं होगी इसके ऊपर 9th मई के ऊपर। तीसरा फिर नजम सेठी साहब का बयान सामने आया
जिसमें वो ये कहते हैं कि जनाब मामलात जो है वो इस हद तक आगे जा चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट खुद इस वक्त एक काफी मुश्किल स्टेज के ऊपर खड़ी है। अच्छा, ये 3-4 चीजें, यानी एक और साहब है वो भी ये कह रहे हैं कि कुछ डील करने की बातें की जा रही हैं, तो ये बहुत सी खबरें अंदर से कुछ लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि इमरान खान साहब के साथ अगर आपने मामलात को चलाना है तो ये यकतरफा नहीं हो सकते, किसी पॉलिटिकल आइसोलेशन में नहीं हो सकते। आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है, ऑप्शंस देने पड़ते हैं, और वो ऑप्शंस जो है इमरान खान साहब अपने लिए विड्रॉल की पॉलिसी के तहत नहीं करेंगे। यानी वो हाँ, ये नहीं कहेंगे कि मुझे विड्रॉल कर दें और फिर मेरी बात आगे बढ़ाई जाए। तो मुझे लगता ये है कि इमरान खान साहब का पैगाम भी वाज़ेह है, और शायद कुछ लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी ये वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश की है कि 9 मई के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो इसका अर्थ ये भी तो कहा इसका गया है, हमारे दोस्त हैं सलीम साफी साहब, उन्होंने कहा जी कि अगर इमरान खान ओपनली माफी मांग ले 9 मई के ऊपर, तो फिर 9 मई के लोगों को जो है ना वो रिहा कर दिया जाए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर। यानी इस तरह की चीजें निकाली जा रही हैं इस हाँ, मुलाकात की कॉन्टेक्स्ट में कि शायद इमरान खान साहब इतने ज्यादा फेडअप हो चुके हैं कि हर सूरत में कोई मामला तय करना चाहते हैं, या ये कि लेकिन वो इसमें इतने ज्यादा शेर हो गए हैं कि वो किसी से भी बातचीत करने के लिए बात नहीं तैयार कर, नहीं है। मेरा ख्याल है ठीक, इसमें से एक दरमियानी रास्ता है जो इमरान खान वो साहब ने निकल, दिया है ठीक। एस्टैब्लिशमेंट को कि वो अच्छा, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ये मीनिंगफुल होनी चाहिए। लेकिन मीनिंगफुल तो तब होगी ना जब दोनों तैयार होंगे। मुझे ये बताएं, जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है, पहले पिछले दिनों में हमने देखा कि कुछ लग रहा था कि जैसे कुछ आइस ब्रेक हो रही है, लोगों की ज़मानतें होना शुरू हो गई थी। इमरान खान के केसेस के बारे में आपको पता ही है, जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, वो पता है सब उड़ जाएँगे। तो लग रहा था कि क शायद कोई मामला जो है वो कहीं न कहीं बातचीत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब दोनों की तरफ हम सिचुएशन देखते हैं, दोनों लगता है कि मैक्सिमलिस्ट पोज़ीशन जो है, बिल्कुल पोलराइज़्ड सिचुएशन के ऊपर चले गए हुए हैं। जैसे कि आपने देखा, एजाज़ सैयद वाली बात आपने की है, जो मैसेजिंग हो रही है, ये मैसेजिंग तो किसी भी सूरत में टॉक की तरफ तो नहीं जा रही है, तो फाइट की तरफ जा रही है। देखिए ना, एक 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 पर्सपेक्टिव यही है जो आपने पेश किया है। अच्छा, दूसरा पर्सपेक्टिव इसका ये है कि कहीं कोई चीज बातचीत चल रही है, लेकिन मुख्तलिफ जगह के ऊपर कुछ रुकावटें हैं, और उसके अंदर दोनों पार्टियां जो है वो अपना अपना प्रेशर जो है वो बिल्ड करने की कोशिश कर रही हैं और प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है, ताकि कोई कंप्रोमाइज अगर होना भी है तो वो हमारी शराइत के ऊपर हो, यानी हमें डिफेंसिव पोजीशन पे ना होना पड़े। तो ये दोनों बातें ओपन हो सकती है। लेकिन एक बात तो देखिए ना, अब आपने मामलात को अगर आगे लेके चलना है तो ये जिस तरह की गाड़ी जहां पे खड़ी है, इस तरह से तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात याद रखें। अगर बिल्कुल। आपकी बात पहली वाली मैं मान लूं कि दोनों तरफ से जो है वो एक हार्ड लाइंस है, तो इसका मतलब है पाकिस्तान फिर आगे तो नहीं बढ़ेगा। फिर पाकिस्तान तो एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार रहेगा, टकराव होगा, और टकराव के नतीजे में सियासत और मईशत दोनों जो है, इवन सिक्योरिटी भी जो है वो कंप्रोमाइज होगी, या उसका नतीजा वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं। तो अब मसला ये है कि गेंद किसके पास है? गेंद उसके पास है जिसके पास इख्तियारात है, जिसके पास ताकत है। आपने एक नई चीज देखी है, पिछले कुछ दिनों से मुस्लिम लीग नून के अंदर से कुछ लोग सामने आ रहे हैं जो हाँ, बड़े वो बोल वाज़ेह रहे तौर पे कह रहे हैं कि इमरान खान की सजाएं जो हैं वो दुरुस्त हैं। नहीं है, उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया गया है, और बल्कि उन्होंने कहा कि उजलत में सजाएं देकर हमें नुकसान पहुंचाया गया है और इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो 8 फरवरी का मैंडेट है वो हमारा मैंडेट नहीं है, वो पीटीआई का मैंडेट था, हमें उजलत में और दबाव के तहत हुकूमत दी गई है। यानी अब ये अफनानुल्लाह भी कह रहे हैं, ये हाँ, राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं, ये जनाब आपके करमानी साहब भी कह रहे हैं, ये आपके अपना जावेद लतीफ भी कह रहे हैं, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो 8 फरवरी का मैंडेट है ये हमारा मैंडेट नहीं है, हमें बकायदा जिता कर और ये हुकूमत हमें जबरदस्ती दी गई है। अब यानी कि नून लीग एक और नैरेटिव भी बिल्ड कर रही है, और ज्यादातर ये वो लोग हैं जो नवाज शरीफ प्रो है, यानी नवाज शरीफ के बहुत करीब पाए जाते हैं, वो ये चीजें बिल्ड कर रहे हैं, और साथ साथ वो अपनी हुकूमत को की लेजिटिमेसी को भी चैलेंज कर रहे हैं, और साथ साथ वो जो इमरान खान का पर्सपेक्टिव था उसको भी करना। जिसमें उनको विक्टिमाइज किया गया, सजाएं सुनाई गई, उसकी भी वो नफी कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये सजाएं हमने नहीं दी, बल्कि जिस उजलत से सजाएं दिलवाई गई हैं इससे पाकिस्तान के अंदर चीजें। तो मुझे लगता है कि एक तरफ तो ये सारा का सारा जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, उसमें हुकूमत के अपने अंदर से जो दरार पड़ रही है ना, उसने भी हुकूमत को काफी डिफेंसिव पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। वो तो ये भी हो सकता है ना सलमान भाई, कि दोनों जो ग्रुप्स हैं, जो खास तौर पे नवाज शरीफ ग्रुप है, और जबकि आपको पता ही है कि नवाज शरीफ साहब बाहर हैं,
और वो हुकूमत में नहीं है, तो ज़ाहिर है उन्होंने अपना एक बयानिया तो बनाना है। ये भी तो हो सकता है कि वो जानबूझ के, जिस तरह के गुड कॉप, बैड कॉप वो हमेशा खेलते हैं, वो इस तरह खेल रहे हो कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट करे और मैं अपना बयानिया बनाऊँ। इन द मीन टाइम जब ये साल डेढ़ के बाद जब ये हुकूमत जाएगी, तो हम लोगों के पास जाने के काबिल हो सकेंगे। देखिए ये हो सकता है, लेकिन ये चलेगा कि क्यों? इस उस सूरत में चलेगा ना जब आप मौजूदा निजाम को भी चैलेंज करेंगे। यानी जो मौजूदा हुकूमत है, जो उनकी अपनी हुकूमत है, अगर आप उसको चैलेंज किए बगैर बहस बयानबाजी तक चीजों को रखेंगे, तो उसकी फिर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस तो ये है कि आप आगे जाकर ये जैसे जैसे चीजें पाइलअप हो रही हैं और आप आगे जाके पूरे सिस्टम को, जिसमें उनकी अपनी हुकूमत भी है, उसको भी चैलेंज करेंगे, तो शायद आपका कोई नैरेटिव बिल्ड करेगा। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई बईद नहीं है कि अगर आपको कुछ लगे कि जनाब इमरान खान का और नवाज शरीफ का नैरेटिव एक हो गया हो, ठीक है, दोनों एक जगह पर जाके फ्रस्ट्रेटेड है। इमरान खान पहले फ्रस्ट्रेटेड है और जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है वो फ्रस्ट्रेटेड है कि उनको लंदन से बुलाकर आटे वाले थैले के ऊपर तस्वीर लगाकर उनका गुजारा करवाया गया है। तो यकीनी तौर पर पीएमएल-एन के अंदर जो नवाज शरीफ कैंप है, उसके अंदर तो फ्रस्ट्रेशन मौजूद है। अब उस फ्रस्ट्रेशन का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद बढ़ती जा रही है। एक चीज जरा नोट करें, और ये मैं कल देख रहा था, मोहसिन बेग साहब जो इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, उनका भी मैंने एक ट्वीट देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि देखिए जनाब, ये जो एस्टैब्लिशमेंट पे हद से ज्यादा तनकीद बढ़ रही है, एस्टैब्लिशमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए। यानी ये पर्सपेक्टिव भी डेवलप हो रहा है कि जिस जगह पर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, क्या इस सिचुएशन के साथ वो आगे बढ़ सकती है, और क्या इस सिचुएशन के बाद ये जो अभी जुडिशियल क्राइसिस आपके सामने आया है जजेस वाला, और जितना प्रेशर बिल्ड हुआ है इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर कि जनाब ये सारे के सारे लोग जो है दबाव डाल रहे हैं, तो वो तो देखिए ना, जिस पॉलिटिकल लीडरशिप को वो लेकर आए हैं, वो उनको डिफेंसिव यानी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी के जो हार्डलाइनर्स हैं, वो इस वक्त अपनी हुकूमत को तनकीद करके ये कह रहे हैं कि हुकूमत हमारी नहीं है, ये जबरदस्ती बनाई गई है, तो इससे तो वो एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद कर रहे हैं। और इधर से इमरान खान तनकीद कर रहे हैं, उधर से फजलुर रहमान तनकीद कर रहे हैं, उधर से महमूद खान अचकजई तनकीद कर रहे हैं। ये सब चीजें जो तनकीद हो रही हैं, इसके बाद फिर आप देखिए कि आपकी अपनी जुडिशरी के अंदर से तनकीद हो रही है, आपके अपने एस्टैब्लिशमेंट के इंस्टीट्यूशन के अंदर से तनकीद हो रही है, आपके मीडिया के अंदर से कुछ लोग जो है वो बोल रहे हैं, तो प्रेशर तो सारा एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर आ रहा है ना। बिल्डअप हो रहा है। अच्छा, ये जो नवाज शरीफ का मामला चल रहा है, आपने बताया इस हवाले से, क्या यही वजह है कि उनको सऊदी अरब नहीं जाने दिया गया, या कोई इस तरह की कोई पाबंदी लगाई गई है उनके ऊपर? बातें चल रही हैं कि जी उनको बैन कर दिया गया है कि बाहर नहीं जा सकेंगे, अंदर ही रहेंगे, क्योंकि अगर बाहर जाएंगे तो फिर जाहिर है वो मर्जी की बातें करेंगे और वो हो सकता है जरा तल्ख बातें भी करनी शुरू कर दें। देखिए ना, अब मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जिस कंप्रोमाइज के साथ इस पूरे निजाम को कबूल किया है, और उसमें उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को भी कंप्रोमाइज कर लिया है, यानी अपनी शख्सियत को भी कंप्रोमाइज किया है, क्योंकि उसमें उनकी बेटी की वजारत आला आ गई ना। तो अब जहां भी वो मुख्तलिफ टून इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, तो ये फॉर्म 47 जो है ना सामने आ जाएगा। ये पूरा का पूरा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का निजाम जो है वो खुलकर सामने आ जाएगा। उनकी बेटी की वजारत आला जो है वो चैलेंज हो जाएगी, उनकी अपने भाई की हुकूमत चैलेंज हो सकती है। तो नवाज शरीफ साहब का लगता है कि दिल कुछ कहता है कि यार ये क्या हुआ है, लेकिन दिमाग जो है वो बड़ा क्लियर है कि जनाब ये सारा सौदा हमने अपने सत्ता पे बैठ के किया था और इसके साथ ही हमें आगे चलना है। तो उनको लगता है, हमारे यहाँ कुछ लोगों को, कि नवाज शरीफ साहब का क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, वो हर जगह पर जाकर एक जगह पे जाके ना वॉमिटिंग करते हैं और फिर वो पूरे सिस्टम को जो है ना वो सुनाते हैं, उसमें एस्टैब्लिशमेंट को भी तनकीद करके वो हीरो बनने की कोशिश करते हैं। तो मुमकिन है कि ये भी एक खदशा हो कि नवाज शरीफ का अगर बाहर जाना मुमकिन है, तो ये पहले इस बात की जमानत ली जाए कि नवाज शरीफ साहब जाके वहां पे कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, खामोश रहेंगे, सियासी मामलात में बयानबाजी नहीं करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट को किसी जगह पे तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाएगा, अपने भाई को फ्री हैंड दिया जाएगा। देखिए ना हो क्या रहा है, जो मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाजें आ रही हैं, वो तो खुद शहबाज शरीफ हुकूमत की सर्वाइवल के ऊपर एक सवालिया निशान है। यानी उनकी हुकूमत को, अपने भाई की हुकूमत को वो कह रहे हैं कि इलिजिटिमेट हुकूमत है, ये मैंडेट हमारा नहीं है। तो वो इसका मतलब है फिर उनका भाई कैसे हुकूमत करेगा जब घर के अंदर से जो है आवाजें उठना शुरू हो जाएगी। शायद यही वजह होगी ना, भाई साहब भी कह रहे होंगे कि जी इनको इधर ही रहने दें, बाहर ना जाने दें। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया उस इंटरव्यू का जिसमें बताया गया कि सजाए मौत दी जा सकती है, जिस तरह के भुट्टो साहब को दी गई थी। तो क्या इस तरह की ये वाकईतन ये सिर्फ मैसेजिंग है, या वाकईतन कोई इस तरह का कोई एडवेंचर हो सकता है इमरान खान के बारे में? देखिए बात यह है कि जो भुट्टो साहब का दौर था वो एक मुख्तलिफ दौर था, और आज 2024 का दौर जो है वो एक मुख्तलिफ दौर है जहां डिजिटलाइजेशन का अरूज है, याद रखिएगा।
और जितना इमरान खान को दबाने की कोशिश की, उसका नतीजा नहीं निकला डिजिटलाइजेशन के मूवमेंट के अमल के अंदर। लोगों ने वोट डाले, उनकी हुकूमत बनी थी, उनकी हुकूमत को चुराया गया, उनके साथ लोगों के मैंडेट को चुराया गया। अच्छा, अब भुट्टो जब फांसी हुई थी, उसका भी एक रद्द-ए-अमल आया था इंटरनेशनल दुनिया के अंदर। लेकिन ये देखिए कि इमरान खान साहब को उस नहज पर लेके जाने का मतलब ये है कि आप अपने पूरे रियासती निजाम को 8-10 साल के लिए क्रैक्स कर देंगे। और खास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहां से जो एक अलहदगी पसंद तहरीक उभरेगी और वहां से जो रद्द-ए-अमल आएगा पख्तून नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, वो ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए मुझे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी ये बात मौजूद है कि इमरान खान को एक हद से आगे अगर लेके गए तो खुद उनके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। अलबत्ता ये जरूर है कि प्रेशर बिल्डिंग के लिए कहा जा सकता है कि जनाब उनको भी उस अंजाम पे पहुंचाया जा सकता है कि अगर उन्होंने हमारी बात ना मानी। लेकिन पिछले 9 महीनों से आप देखें ना, कितनी दफा इमरान खान साहब को जो है ना सरेंडर कराने की कोशिश की गई है, कितनी दफा उनको मुख्तलिफ डीलों के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की गई है, कितनी दफा कहा गया कि आप विड्रॉ कर ले तो आपको रिलीफ मिल सकता है। मसलन इमरान खान साहब ने जो बात की है, उन्होंने कहा जी कि अगर आज फवाद चौधरी साहब और वो शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही और बाकी लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके मुकदमे खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर बैठा था, लेकिन जब उसको कहा गया कि मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनो तो उसने इनकार कर दिया, तो उसको अंदर डाल दिया गया। तो ये चीजें भी हैं। और एक और पैगाम भी उन्होंने दिया है कि जो 9 मई के बाद जिन लोगों ने पार्टियां छोड़ी हैं, उसमें से उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के बारे में इंडिकेट भी किया कि उनकी वापसी हो सकती है, मां सवाए चंद लोगों के। तो वो रास्ता भी उन्होंने ओपन रखा है कि पॉलिटिकल रास्ता भी मौजूद है। जो लोग गए थे और मुश्किल हालात में गए थे और वापस आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी रास्ता होगा। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब के ऊपर ये जो कहा जाता है ना कि शायद उनको दीवार से लगाने का मतलब यह है कि उनकी जान ले ली जाएगी, ये मैं अभी जरा प्री मिच्योर बात समझता हूँ। और मुझे जाती तौर पे लगता है कि दबाव उनके ऊपर बहुत बढ़ाया जाएगा। देखिए ना, एक और चीज भी मैं आपको बताऊं, अभी भी ये कहा जा रहा है कि साइफर केस और ये तोशाखाना केस और ये जो बुशरा बीबी और इमरान खान के निकाह का केस था या अल कादरिया ट्रस्ट था, ये कानूनी तौर पे बहुत कमजोर मुकदमात है, आगे जाकर ये पिट जाएंगे। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की जमानत से पहले इस बात की श्योरिटी ले ली जाए कि इमरान खान साहब जो है खामोश रहेंगे, बहुत ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट तनकीद नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा टकराव नहीं पैदा करेंगे, फौरी तौर पर हुकूमत गिराने की बातें नहीं करेंगे, 1.5 साल ये देंगे इस निजाम को, तो तब जाकर फिर उनके लिए रास्ता बनाया जाएगा। उस पर इमरान खान साहब ने सुना है, जो नजम सेठी भी कहते हैं कि वो इस तरह का कोई डील करने के मूड में नहीं है, तो वो अब जाके खामोश होकर बैठ जाएंगे रिहाई के बाद और घर बैठ के कहेंगे 1.5 साल 2 साल में इंतजार करता हूँ, कब एस्टैब्लिशमेंट मुझे मौका देगी। वो अपनी भरपूर सियासत करना चाहते हैं और जब वो बाहर निकलेंगे तो उनके पास ज्यादा ऑप्शन है अपनी भरपूर सियासत करने का। तो फिर अभी अभी जो सूरत हाल बन रही है, इसमें जैसा कि ग्रैंड अलायंस बन चुका हुआ है, पिशीन का जलसा जो है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी हुई है, तो क्या आप समझते हैं कि ईद के बाद फिर जो है एक नया गियर जो है वो लगाया जाएगा पूरी की पूरी गवर्नमेंट चलाने के लिए? कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है आपको? देखिए ना, ईद के बाद 2 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो यह है कि जो IMF के साथ मामला होगा, उसका पाकिस्तानी सोसाइटी में और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा रद्द-ए-अमल हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके नतीजे में एक बड़ी महंगाई जो है का तूफान आने वाला है, लोगों की जिंदगियों में और ज्यादा परेशानियां पैदा होंगी माशी तौर पर। दूसरी बात यह है कि ये जिस तरह से मैंने कहा कि PMLN चीजों को उठा रही है और अपनी पार्टी के मैंडेट को जो है वो तस्लीम करने से इनकार कर रही है, इसका भी PMLN की हुकूमत के ऊपर एक खासा बोझ आएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आप ये देखिए कि जो अपोजिशन है उसके पास काफी मौका होगा कि एक तो इंटरनली पॉलिटिकली वीक गवर्नमेंट, दूसरे नंबर पर उनको लगेगा कि IMF वाली पॉलिसियां, और तीसरे नंबर पर लगेगा उनको कि जो इस वक्त एनवायरनमेंट नजर आ रहा है वो हुकूमत के लिए कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस क्रिएट नहीं कर रहा सस्टेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसको पॉलिटिसाइज तो करेगी अपोजिशन। अब देखना कि किस सतह पे किया जाता है। लेकिन मैं ईद के बाद एक बड़ा हंगामा जो है, सियासी हंगामा जिसे कहते हैं, महाजराई का, टकराव का, वो देख रहा हूं। लेकिन इस पूरे खेल में आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब की एक पुरस्कार खामोशी या सफारतकारी भी चल रही है। दूसरे नंबर पे आपने महसूस किया होगा कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो खासे खामोश है। और वो किधर है, और वो अब वो बड़े बढ़ चढ़ के बयानात नहीं दे रहे और किसी तरीके से फ्रंट लाइन पे आके चैलेंज भी चीजों को नहीं कर रहे। उनकी खामोशी भी बहुत से लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर उसकी क्या वजह है। क्या वो खुश नहीं है सारे सेटअप से जो इस तरह से बना है, या उनको इग्नोर किया गया है और जरदारी साहब खुद फ्रंट फुट पे जाके चले गए हैं? ये सारी सवालात खुद पीपल्स पार्टी के अंदर से भी हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ईद के बाद
अगले जो 15 दिन होंगे, यानी अप्रैल का जो पूरा महीना है और मई का जो पहला हफ्ता है, ये डिटरमिन करेगा कि पाकिस्तान में क्या किसी तहरीक की गुंजाइश है या नहीं। और दूसरी बात ये कि तहरीक से ज्यादा ये जो हुकूमत अपने बोझ तले दबी हुई है ना, ये खुद हुकूमत के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो खतरा है, इसमें तो सबसे बड़ा खतरा तो इस वक्त इकोनॉमी का है, और वो उसी के लिए इस वक्त हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो गए हुए हैं वहाँ पे, और उनकी तस्वीर से तो यूँ लग रहा है कि जैसे बड़े वो खुश और बड़े हशाश बशाश हैं, और उनको लगता है कि कुछ एश्योरेंस दी जा रही है। तो आप समझते हैं कि उनका दौरा जो है वो कुछ ना कुछ वहाँ से फंड रेजिंग के लिए कुछ बेहतर हो सकेगा पाकिस्तान के लिए, या सिर्फ बातें ही होंगी? देखिए किसाना साहब, मेरा हमेशा से इसके ऊपर एक मौकफ रहा है कि आप किसी मुल्क से $1 अरब या $2 अरब निकलवा लें और आप समझते हैं कि इससे कोई हम इकोनॉमी के अंदर कोई बड़ी तब्दीलियां लेके आ सकेंगे, इससे ज्यादा खुशफहमी कोई नहीं होती। देखिए हमारे यहाँ ये जो $1 अरब $2 अरब की जो इमदाद होती है ना, ये पीनट्स होती है और ये मरती हुई मईशत को खड़ा करने की एक कोशिश होती है। इससे कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। बड़ी तब्दीली के लिए आपके पास कोई इकोनॉमिक पूरा रोड मैप होना चाहिए इंटरनल कॉन्टेक्स्ट का, जिसमें आपको एग्रेसिव रिफॉर्म्स करनी है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है और आपको कड़वे फैसले करने हैं उन लोगों के खिलाफ जिनके ऊपर दबाव डालकर आप बड़े फैसले करके आम आदमी को रिलीफ दे सके। वो मुझे इस वक्त एनवायरनमेंट नजर नहीं आ रहा। अब कोशिश ये की जा रही है कि सऊदी अरब हो या बाकी ममालिक हो, हम उनसे इतनी इमदाद जरूर निकलवा लें ताकि वो पीनट के तौर पर कि हम अपने आप को खड़ा कर सकें। तो इससे कोई बड़ा फर्क नहीं आने वाला। यकीनी तौर पर बड़ी ताकतें जो है वो आपको $1 या $2 अरब देंगी लाजमी, क्योंकि उनके मफादात जुड़े हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब अब अमेरिकन एजेंडा भी जो है वो आपके ऊपर बड़ा डोमिनेट करेगा और आपको बहुत से फैसले करने हैं और उस फैसले के अंदर जो फैसले करने हैं उनका ताल्लुक बराह रास्त अफगानिस्तान और सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी है। तो इसलिए कई तरह के कंप्रोमाइज आपको हुकूमती सतह पे भी देखने को मिलेंगे और एस्टैब्लिशमेंट की सतह पे भी देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक थोड़ा-सा फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मैं आपके चाहता हूँ कि ज़रा थोड़ी-सी बात हो जाए, और वो है जो आपने देखा अभी रिसेंटली गार्डियन की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जाके इंडियंस ने इंडियन रॉ जो है, उन्होंने 20 से ज़्यादा लोग जो हैं उनको मारा है। अब ये जो सूरत-ए-हाल है, ये कितनी भयानक है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अभी तक चुप क्यों है। सिर्फ फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक थोड़ी-सी वो होम्योपैथी टाइप एक स्टेटमेंट आ गई है, ख्वाजा आसिफ ने थोड़ी-सी बात की है। लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि पाकिस्तान को इसके बारे में बहुत एग्रेसिवली वो करना चाहिए था, खास तौर पे जब उनके वज़ीर दिफा ने खुद बयान दे दिया कि हाँ जी, हमने मारे हैं और अब मज़ीद भी हम जाके अगर मौका मिला तो मारेंगे। तो ये तो एक बहुत ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। देखिए किसाना साहब, बात ये है, ये जितने चैलेंजेस है ना इलाकाई कॉन्टेक्स्ट में और फॉरेन अपना कॉन्टेक्स्ट में, इनसे मुकाबला आप उसी सूरत में कर सकते हैं जब आप इंटरनली बहुत ज्यादा मजबूत हो। अब प्रॉब्लम यह है कि हम इंटरनली बहुत वीक हैं और कई जगह पर हमारी पोजीशन जो है काफी वर्स्ट है, पॉलिटिकली भी, डेमोक्रेटिकली भी, ह्यूमन राइट्स वाइज भी और इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी वाइज भी। तो हमारे पास कंप्रोमाइज बहुत है, ये याद रखिए, हमें बड़े कंप्रोमाइज करने पड़ रहे हैं। तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर जब तक आप इंटरनल सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेंगे और ये जो एडवेंचरिज्म हम अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में कर रहे हैं और सारी तवज्जो जो है वो इलाकाई सियासत या आलमी सियासत मईशत पे देने की बजाय एक पार्टी को के हमायत में और एक पार्टी की मुखालफत में लगा रहे हैं और उससे इंटरनल पोलराइजेशन जो है वो सियासत से निकलकर अब इदारों के अंदर भी हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आप इलाकाई सियासत का और आलमी सियासत का क्या मुकाबला करेंगे? इंडिया का भी एक तरफ कॉन्टेक्स्ट है, तो दूसरी तरफ आपके पास अफगानिस्तान का कॉन्टेक्स्ट है, ईरान के साथ मामलात हैं, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के दरमियान जो मामलात हैं वो आपके सामने आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट के कुछ मामलात हैं। तो मुझे लगता है कि काफी मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए इलाकाई और आलमी सूरत हाल में, और इसका इलाज, पहला इलाज तो यही है कि हम अपने आप को इंटरनली ये जो पॉलिटिक्स के अंदर फंस के रह गए हैं, इससे कोई बाहर निकलकर एक रास्ता इख्तियार करें जो हमें आगे बढ़ाने में मदद दे सके। आपने इस्लाम में चीन का भी ज़िक्र किया। चीन के हवाले से भी हमारे जो मामलात हैं, वो काफ़ी सीरियस हुए हुए हैं, क्योंकि अभी जिस तरह पिछले दिनों में अटैक हुआ चीनियों के ऊपर, और उसके बाद हमने देखा है कि चीनियों ने काफ़ी एग्रेसिवली पाकिस्तान को कहा है कि ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आपसे नहीं हैंडल होता तो हमें बताएँ कि हम अपने वहाँ पे लोग भेज देते हैं। तो इस तरह की अगर सिचुएशन डेवलप होती है, तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो सीपैक है, बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें चाइना की इन्वेस्टमेंट है, वो सारे के सारे खतरे में जा सकते हैं ना। ये तो हमें पाकिस्तान लेकिन को अभी इस तो बारे में बड़ा वक्ती तौर सीरियस पे
वक्ती तौर पे तो कुछ प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने बंद कर दिए, आपको पता है। हाँ ना, और हाँ। उन्होंने कहा है कि भी काम हमने रोक दिया आर्जी तौर पे। अच्छा, अब मसला ये है कि चीन के अंदर भी ये सवालात उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, वो किस हद तक चीन के इंटरेस्ट के साथ अटैच होती है और हाँ, किस हद तक वो अमेरिकन जो इंटरेस्ट है उसमें डोमिनेट करती है। ये बहस इस वक्त हो रही है। ये जो पाकिस्तान का था ना मसला कि हम एक तवाज़न पे मुतवाज़न पॉलिसी इख्तियार करेंगे, एक बैलेंस पॉलिसी इख्तियार करेंगे चाइना और अमेरिका के दरमियान। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हमने पिछले कुछ अरसे के अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा दोबारा अमेरिकी कैंप के अंदर डाल दिया है। अच्छा, बुरी बात नहीं है आपको अमेरिकी कैंप से कोई जान नहीं छुड़ानी, लेकिन एक बैलेंस तो क्रिएट करना था ना। वो बैलेंस अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क हो रहा है, जिसकी वजह से चाइना के अपने अंदर भी जो है ना, पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन के हवाले से भी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी कुछ सवालात जो है वो उठाए जा रहे हैं। और ठीक है। यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए भी क्वेश्चन मार्क है। एक लम्हा कहीं ऐसा ना ठीक हो कि हम अमेरिका की मोहब्बत में इतने आगे निकल जाए हाँ, कि चाइना के साथ हम हमारे अपने मसाइल मामला से खराब कर लें। ये ठीक है, सवाल सिर्फ रहेगा कि कितना ठीक, बैलेंस कर पाएगा पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी में टुवर्ड्स ठीक। अमेरिका एंड चाइना। चाइना, ठीक है। अच्छा, आखिर में सिर्फ ये मुझे बताएँ कि अभी ये जो हम सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, इसमें कितना आपको इम्पोर्टेंट एक वो जो डेवलपमेंट हुई थी, जो खतूत के हवाले से हुई थी और वो उसके बाद हमने देखा कि पाउडर वाले खतूत आने शुरू हो गए और वो जो असल खतूत की जो बात खत की जो बात हुई थी जदीद की, वो पीछे रह गई। तो क्या आप समझते हैं कि वो एक डाइवर्जनरी टैक्टिक था कि ताकि जो असल बात है उसके ऊपर बात ना हो और सिर्फ इन दूसरी चीज़ों के ऊपर आ जाए? देखिए, बात तो काफी हद तक वजन रखती है कि हुँ, हम एक इशू को खत्म करने के लिए दूसरा इशू क्रिएट कर देते हैं नॉन इश्यूज को। हाँ। असल सवाल तो वही है जो जजेस ने पहले 6 जजेस ने अपने खत के अंदर उठाया है, ठीक है ना। हाँ, बीच लेकिन में अब रेशमा मसला आ ये गई, है, फिर रेशमा आ गई, पता नहीं क्या-क्या आ गया, गुलनाज़ आ गई। अब मैं कह रहा हूँ असल सवाल तो वही है ना जो 6 जजेस ने उठाया है। अच्छा, हाँ, अब अगर आप चाहते ही हैं कि इस पे मट्टी पाओ की पॉलिसी इख्तियार करनी है और इसी के तहत आगे बढ़ना है, तो मुमकिन आप ये कर लेंगे क्योंकि कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इसका नतीजा क्या निकल रहा है? इससे नतीजा ये निकलेगा कि आपकी जुडिशरी और ज्यादा तकसीम होगी सर, और जुडिशरी के अंदर जो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है वो और बढ़ेगी, कई जजेस तक जाएगी। और ये फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान और बार और बेंच के दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट जोन बनेगा। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो वकला है उसमें भी बेशुमार लोग हैं जो सियासी जमातों के हुँ, साथ अपने आप को अटैच करते हैं, बाकायदा हुँ, फॉर्मली हुँ। पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, तो उनका भी अपना पॉलिटिकल एजेंडा तो होता है ना। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि ये है कि अगर आपने इस खत को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट ना किया तो फिर मुझे लगता है कि ये ज्यादा मसाइल पैदा करेगा परसेप्शन वाइज भी और हाँ, इसकी इम्प्लीकेशंस है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी। और ये जो कहा ठीक। जा रहा है कि ईद के बाद कुछ लाहौर हाई कोर्ट से और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी शायद इस तरह का रद्द अमल दे सकते हैं, तो फिर मामला और ज्यादा सीरियस हो जाएगा। मैं ठीक जाती है। तौर पर समझता हूँ इस वक्त जो प्रोसीडिंग चल रही है, जो चलेगी आगे, इसमें चीफ जस्टिस पे सबसे ज्यादा भारी जिम्मेदारी है कि हुँ, वो अपने इदारे की खुद मुख्तारी के लिए किस हद तक खड़ा रहना चाहते हैं और किस हद तक वो कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। ये दोनों ठीक। बातें डिटरमिन करेंगी कि पाकिस्तान में जो फ्यूचर में जो जुडिशरी है उसकी शक्ल क्या हो। और आखिर में मज़ीद आखिर में आपने बात की ईद की, तो ईद में कैसी आप चीज़ें देखने जा रहे हैं? क्योंकि जो महँगाई की हालत है, पिछले दिनों में आपने एक वाक़या भी सुनाया, तो इस महँगाई में क्या ईद होगी और कैसे लोग करेंगे? इस पे थोड़ी-सी 10-15 सेकंड की गुफ्तगू अगर आप करना चाहें तो प्लीज़। देखिए, बात ये है कि मसला सिर्फ ईद का नहीं है। ईद के साथ साथ हमारी रोजमर्रा की जो लाइफ है ना जी, उसमें हुँ, जितनी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, उसने लोगों को सिर्फ माशी तौर पर कमजोर नहीं किया, बल्कि हाँ, उनके साइकोलॉजिकली उनके हुँ, अंदर डिप्रेशन, उनके अंदर अनसर्टेनिटी फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में खड़ी कर दी है। और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो होप है ना सोसाइटी के अंदर से कि हम हाँ, इकोनॉमिकली डेवलप हो सकते हैं, वो कमजोर हुई है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तानी रियासत के सामने होना चाहिए कि हम हुँ, इस कौम की जो उम्मीद है इसको कैसे वो बिल्ड करें। और वो ठीक बिल्ड बात। तकरीरों से नहीं होगी, वो हुँ, खूबसूरत अल्फाजों से नहीं होगी, वो खूबसूरत तहरीरों से नहीं होगी, वो कोई नेशनलिज्म के नारों से नहीं होगी। वो प्योरली आपको लोगों को इकोनॉमिकली रिलीफ देना पड़ेगा। बी इट बेशक, बेशक। पेट्रोल, डीजल, ये बिजली, ये गैस, ये अद्वियात, ये सब खाने कुछ पीने की अशिया। जब तालीम सेहत इससे जुड़े मामलात में लोगों की जिंदगियों में आप आसानी पैदा नहीं करेंगे, आपका स्टेट का उससे जो कामयाब मुकदमा है वो आगे जाकर अपनी लिजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश नहीं कर सकेगा। हुँ, यही सबसे बड़ा अल्लाह करे चैलेंज है जो इस वक्त पाकिस्तान की कौम के अंदर हमें बेशक, नजर आ रहा है। बेशक।
चलें, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी आपसे और इसके मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।